गीता उठो, देखो सुबह हो गई है। मुझे खाना बनाने के लिए लकड़ियां चाहिए। जाकर जल्दी से ले आओ बेटा, वरना आज चूल्हा नहीं जलेगा। थोड़ी ठंड भी लग रही है, हाथ कांप रहे हैं। तुम्हारी मदद की जरूरत है, चलो जल्दी करो ना। क्या है माँ, क्यों सुबह सुबह मुझे उठा रही हो? बाबा को बोलो ना लकड़ियाँ लाने को, या फिर बबीता को कह दो। वैसे भी ये सब काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं नहीं करूँगी, साफ कह रही हूँ। हर बात पर मुझे ही क्यों कहना होता है? कोई और क्यों नहीं करता ये सब? मुझे मत परेशान करो, सोने दो। तेरे बाबा को जमींदार ने बुलाया है और बबीता कुएं से पानी लाने गई है, और तू कह रही है कि ये सब काम नहीं करेगी। देख बेटी, ये ठीक नहीं है। परिवार में हर किसी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। जब सब साथ मिलकर चलते हैं तभी घर चलता है। माँ, लकड़ियाँ मैं ले आती हूँ, आप परेशान मत होइए। बस अभी गई और अभी आई। ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। मेरी नींद तो वैसे भी तुमने खराब कर ही दी। समझ नहीं आता हर किसी को मुझसे ही क्यों शिकायत है, जैसे सारी परेशानी की जड़ मैं ही हूँ। कई साल इसी तरह बीत गए, लेकिन गीता का व्यवहार कभी नहीं बदला। उसे अपनी सुंदरता पर बेहद घमंड था। उसकी रूप राशि देखकर एक बड़े घर से रिश्ता आ गया, और जब वह उस अमीर खानदान की बहू बनी तो उसका घमंड और भी बढ़ गया। अब तो उसके आगे पीछे नौकर चाकर हमेशा हाजिर रहते थे, और वह खुद को सबसे ऊपर समझने लगी थी। कुछ दिनों बाद बबीता की शादी भी उसी गांव में हो गई जहां गीता की हुई थी। लेकिन बबीता की शादी एक साधारण से किसान के घर में हुई। हालांकि घर छोटा था, पर बबीता ने अपने अच्छे स्वभाव, मधुर वाणी और सेवा भाव से पूरे घर को संभाल रखा था। घर के बड़े बुजुर्ग हों या बच्चे, सब उस पर गर्व करते थे और उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। वह सबके दिलों में जगह बना चुकी थी। एक दिन बाजार में अचानक गीता की मुलाकात बबीता से हो गई। सालों बाद बहनों को आमने सामने देख मानो वक्त थम सा गया। बबीता ने मुस्कुराकर गीता को नमस्ते किया, पर गीता ने सिर ऊंचा करके उसकी ओर ऐसे देखा जैसे उसे पहचानती ही ना हो। उसकी आंखों में अब भी वही घमंड झलक रहा था, जबकि बबीता की आंखों में अपनापन और स्नेह था। अरे दीदी, आप यहाँ! आपको देखकर दिल भर आया। कितनी खुशी हुई, शब्दों में बयां नहीं कर सकती। सच में बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। तू यहाँ क्या लेने आई है? यहाँ की हर चीज तेरी हैसियत से कहीं ऊपर है। मैं कुछ लेने नहीं आई थी दीदी, बस यहाँ से गुजर रही थी। चलो ना, मेरा घर पास ही है। एक बार चलो ना दीदी, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अच्छा चल, मगर मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी। मुझे बहुत काम रहता है। गीता ने जाने के लिए तो हाँ कह दी, मगर उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही थी। दोनों घर तो पहुंच गए। अरे बबीता, तू इस छोटे से गंदे घर में कैसे रह लेती है? मेरी तो हालत ही खराब हो रही है यहाँ। इस तंग सी जगह में रहना मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो जा रही हूँ। बाप रे, मेरा तो दम ही घुट जाएगा यहाँ। बबीता के चेहरे पर गहरी उदासी छा जाती है, मगर वह कुछ बोलती नहीं।
बबीता, इस बार बारिश न होने से हमारी सारी मेहनत, हमारी फसल सब बर्बाद हो गया। जो कुछ भी था सब खत्म हो गया। अब हमारे पास खाली हाथ रह गए हैं। अब हम क्या करें, किससे उम्मीद करें? मन तो बिल्कुल बेचैन है। समझ ही नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़े। आप परेशान मत होइए, हम जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मैं क्या करूं जिससे हमारे नुकसान की भरपाई हो सके? क्या मैं बाबा से मदद लूं? चलो, मैं उनके पास ही चली जाऊंगी, शायद वे कुछ मदद कर दें। अगली सुबह मन में एक उम्मीद लिए बबीता धीरे धीरे अपने बाबा के घर की तरफ चल पड़ती है। बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बैठो ना। कितने दिनों बाद तुम्हारा चेहरा देखा, दिल खुश कर दिया तुमने। बाबा, आप कैसे हैं? इस बार की फसल कैसी रही? सब ठीक ठाक तो है ना? मेरी चिंता आपसे ही रहती है। सब कुछ बर्बाद हो गया बेटा। इस बार की फसल पूरी तरह से खत्म हो गई। जो कुछ पहले संभाल के रखा था, उसी पर अब अपनी रोजी रोटी चलानी पड़ेगी। बताओ, आखिर क्या बात करने आई थी? मैं तो बाबा से मदद की उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन वे खुद भी परेशान हैं। अब मैं अकेली कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगूं? सब कुछ इतना मुश्किल लग रहा है। कहाँ खो गई बेटा? बताओ तो, क्या बात है? कुछ नहीं बाबा, बस दिल किया आपसे मिलने का, इसलिए चली आई। अब चलती हूँ बाबा, घर पर बहुत सारा काम पड़ा है। बबीता उदास और परेशान मन से वापस घर जा रही होती है, सोच में डूबी हुई। तभी अचानक रास्ते में उसकी बहन गीता मिल जाती है। जैसे किसी सूने रास्ते पर उम्मीद की एक किरण नजर आ गई हो। अरे बबीता, कहाँ जा रही है यूं चुपचाप? इतनी खोई खोई सी क्यों लग रही है आज? वो तेरी हंसी, तेरी समझदारी की बातें आज कुछ भी नहीं। क्या हुआ है? सच कहूँ तो मुझे इस वक्त सच में मदद की जरूरत है। क्या तू मेरे लिए कुछ कर पाएगी? क्या तू मेरी मदद करेगी? कैसी मदद चाहिए तुझे बबीता? दीदी, इस बार बारिश न होने के कारण हमारी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हमें अगली फसल लगाने के लिए कुछ 20,000 रुपए की सख्त जरूरत है। क्या तू हमारी मदद करेगी दीदी? 20,000 रुपए? तुझे अंदाजा भी है? कभी एक साथ देखे हैं तूने? इतने पैसे मांगने से पहले एक बार सोचा तो होता। मैं पैसे तो दे दूंगी, लेकिन बता, तू और तेरा पति वो पैसे वापस कैसे करोगे? अगर इस बार भी उसने कोई बहाना बना दिया तो मैं क्या करूंगी? और तुम लोगों के पास ऐसा कुछ भी तो नहीं है जिस पर भरोसा करके मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम दे दूं? दीदी, मुझे जितना चाहे नीचा दिखा, चाहे जैसे ताने मार, मैं चुप रह जाऊंगी। लेकिन मेरे पति के बारे में एक भी उल्टा शब्द मत कहना, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता। आज तू ऊपर है, कल कौन जाने। इतना घमंड मत कर, कहीं ऐसा न हो कि एक दिन तो खुद मुंह के बल गिरे और देखने वाला भी कोई न मिले। बबीता गुस्से और आहत मन से सीधा घर लौट जाती है। कमरे के कोने में चुपचाप बैठ जाती है। दिल भारी है और आंखें नम। सोचने लगती है, अब क्या करूं? कौन मदद करेगा? तभी उसकी नजर अलमारी पर टिक जाती है। अलमारी में रखे अपने शादी के गहनों को देखती है। मन भारी हो उठता है।
लेकिन उसी पल उसे ख्याल आता है, शायद इन्हें गिरवी रखकर ही अगली फसल की उम्मीद बचाई जा सकती है। बबीता, तुम ये गहने लेकर क्यों बैठी हो? कहीं जा रही हो क्या? नहीं बाबा, मैं कहीं जाने की सोच भी नहीं रही। बस यही गहने हैं जो हमारे पास बच गए हैं, इन्हें गिरवी रखने की सोच रही हूँ। आप बताइए, क्या सच में इन्हें गिरवी रखकर हमें कुछ पैसे मिल सकते हैं, ताकि हम अगली फसल के लिए बीज, खाद और बाकी जरूरी सामान खरीद सकें? नहीं बबीता, तुम्हारे पास पहले से ही कुछ गहने हैं। अब ये गहने भी गिरवी रख दूं? मेरा दिल नहीं मानता, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। श्याम जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये गहने तो इतने बड़े नहीं, मेरे लिए मेरा परिवार ही सबसे कीमती है। आप कृपया इन्हें ले जाइए और हमारी अगली फसल के लिए जो भी जरूरी होगा उसका इंतजाम कर दीजिए। श्याम भारी मन से गहने लेकर निकल जाता है और रास्ते भर सोचता रहता है कि वह कितना नाकाम इंसान है जो अपनी पत्नी के गहने तक नहीं बचा सका। थोड़ी देर बाद रास्ते में उसे गीता मिल जाती है, जिससे उसे फिर से मौका मिल जाता है बबीता और उसके पति को नीचा दिखाने का। अरे श्याम, तुम कहाँ जा रहे हो? इतने उदास और चिंतित क्यों दिख रहे हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जी, वो बबीता के गहने गिरवी रखकर पैसे लेने जा रहा था। हमें पैसों की बहुत जरूरत है, क्योंकि इस बार की फसल पूरी तरह खराब हो गई है। अब अगली फसल के लिए पैसे का इंतजाम करना होगा। हाँ बबीता, जब वह मदद मांगने मेरे पास आई थी तो मैंने साफ मना कर दिया। तुम्हारे पास न कोई हैसियत है, न पैसे लौटाने की ताकत, और सच कहूँ तो तुम्हारे जैसे गरीब किसान से मुझे क्या हासिल हो सकता था। अब बेचारी बबीता की पूरी जिंदगी बस दुखों और गरीबी के साए में ही कट जाएगी। श्याम कुछ बोले बिना ही सिर झुकाए चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके मन में भारी निराशा और टूटन साफ झलकती है। श्याम पैसे लेकर घर आ जाता है, उदास होकर बैठा रहता है। तभी वहां बबीता आती है। क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या पैसे मिले? बताइए ना। श्याम जी, क्या बात है? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बताइए क्या हुआ है? श्याम ने सब कुछ बबीता के सामने खोल दिया। बबीता का गुस्सा भड़क उठता है, फिर भी वह अपने दिल को संभालते हुए खुद को शांत करती है और गंभीर स्वर में श्याम से कहती है, श्याम जी, अब मैं भी आपका हाथ बटाऊंगी। आप और मैं दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। बस आप मेरा साथ दीजिएगा। हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, हम साथ मिलकर हर दुख को पार कर जाएंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है और मैं जानती हूँ कि हम इस हालात से निकल आएंगे। श्याम और बबीता दोनों मिलकर मेहनत करने लगे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी और वे खूब तरक्की करने लगे। उनके पास अब एक और पक्का मकान हो गया था, खुद का ट्रैक्टर भी था। वे अब एक बड़े किसान बन चुके थे और दूसरों की मदद भी करते थे। उनकी खुशियों में मेहनत की मिठास थी और संघर्ष की कहानी छिपी थी। हर दिन वे एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ रहे थे, सपनों को हकीकत में बदलते हुए। सच ही कहते हैं, समय हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। इधर बबीता दिन ब दिन तरक्की की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी और उधर गीता के पति की हालत बिगड़ गई। सारा कारोबार डूब गया, शानदार बंगला बिक गया, नौकर चाकर भी साथ छोड़कर चले गए। अब वे एक साधारण से घर में रह रहे हैं और उसका पति भी एक मामूली सी नौकरी करके जैसे तैसे घर चला रहा है। कभी जो जिंदगी राजसी थी,
आज वो संघर्ष से भरी हुई है। एक दिन गीता बाजार में सब्जियां ले रही थी, तभी वहां बबीता आ गई। गीता को इस हाल में देखकर बबीता कुछ पल के लिए जैसे ठिठक गई। आश्चर्य, हैरानी और थोड़ी सी झिझक उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। कभी जो उसकी सबसे करीबी थी, उसे अब साधारण कपड़ों में झोला लिए सब्जियां चुनते देख बबीता के मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। कैसी हो दीदी आप? यह सब ठीक है ना? क्या बताऊं, सब कुछ खत्म हो गया। इनका घर बार, कारोबार सब चला गया। परिवार वालों ने तो पहले ही मेरे व्यवहार की वजह से दूरी बना ली थी। अब कुछ भी नहीं बचा। मैंने तुझे कितना सुनाया था, नीचा दिखाया था, कितनी बार गलत बर्ताव किया, तुझसे भी और सबसे भी। शायद वही सब आज मेरे साथ हो रहा है। जो बोया था अब वही काट रही हूँ। ये सब शायद मेरे ही कर्मों का फल है। सब ठीक हो जाएगा दीदी, तू चिंता मत कर, मेहनत कर, हिम्मत मत हार। देखना, एक दिन सब फिर से अच्छा होगा। वक्त बदलता है और तू तो हमेशा से मजबूत रही है। बबीता गीता और उसके पति को अपने घर ले जाती है। उन्हें नया कारोबार फिर से शुरू करने के लिए पैसे देती है। ना कोई ताना, ना कोई एहसान जताना, बस एक बहन की तरह सहारा देती है। धीरे धीरे गीता और उसके पति का कारोबार फिर से संभलने लगता है। कमाई भले ज्यादा न हो, लेकिन अब उनका जीवन सादा, शांतिपूर्ण और खुशहाल हो गया है। इस उतार चढ़ाव ने गीता को बदल दिया। अब वह औरों के दर्द को समझती है और जहां हो सके मदद के लिए आगे भी आती है।